उत्तर प्रदेश के एक शांत और ऐतिहासिक शहर मैनपुरी में, जहां हवाओं में भी कहानियां बहती थीं, वहीं एक रात एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। शहर की सबसे पुरानी हवेली, ठाकुर हवेली में एक बेरहम कत्ल हुआ, और कत्ल भी ऐसा जिसकी लाश अगले 2 हफ्ते तक नहीं मिली। ठाकुर हवेली की मालकिन राजश्री देवी 65 वर्षीय विधवा थीं, जिनका बेटा अर्जुन सिंह 7 साल पहले दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था। हवेली में अब केवल राजश्री देवी, उनका नौकर हरिराम और एक पुराना चौकीदार नारायण ही रहते थे। नवंबर की सुबह हरिराम दौड़ता हुआ पुलिस थाने पहुंचा। उसके कपड़े खून से सने थे, चेहरा पीला और आवाज कांप रही थी। मालकिन मालकिन कहीं गायब हो गई हैं साहब, कमरे में बस खून है, लाश नहीं। इंस्पेक्टर अभय चौहान, जो शहर के सबसे तेज और निष्पक्ष अफसर माने जाते थे, तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। हवेली की दूसरी मंजिल पर राजश्री देवी का कमरा खुला था। चारों ओर खून के छींटे, दीवारों पर उंगलियों के निशान, फर्श पर खून से खींची हुई लकीरें, जैसे किसी को घसीटा गया हो। मगर लाश नदारद थी। अभय ने कमरे को सील करवा दिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। वहीं हरिराम से पूछताछ शुरू हुई। उसने बताया कि रात को करीब 1 बजे वह पानी पीने उठा तो कुछ आहट सुनकर वह ऊपर गया। कमरे का दरवाजा खुला था लेकिन कोई नजर नहीं आया, और जब सुबह 5 बजे फिर गया तो खून देखकर उसके होश उड़ गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि खून किसी महिला का था और वो हाल ही में हुआ कत्ल था, लेकिन बिना लाश के ये बात साबित करना मुश्किल था। दूसरी अजीब बात यह थी कि कमरे के बाहर कोई पैरों के निशान नहीं थे, जैसे कातिल हवा में उड़ गया हो। अभय को शक हरिराम और चौकीदार नारायण दोनों पर था, मगर कोई सबूत नहीं था। हवेली की पुरानी बातें सामने आने लगीं। कहा जाता था कि ठाकुर हवेली में एक तहखाना है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। अभय ने पुरानी नक्शा कॉपी मंगवाई और देखा कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने का संकेत है। उस रात पूरी टीम लेकर उन्होंने हवेली की छानबीन की। पुराने फर्श के नीचे एक दरवाजा मिला, जंग लगा हुआ मगर लोहे का। जब उसे खोला गया तो सड़ी हुई बदबू ने सबका दम घोंट दिया। अंदर सीढ़ियां थीं जो एक बड़े तहखाने की ओर जाती थीं। नीचे जाकर सभी दंग रह गए। वहां एक कुर्सी से बांधी गई लाश मिली जो पूरी तरह सड़ चुकी थी। पास में एक डायरी और कैमरे की पुरानी कैसेट्स थीं। डायरी में लिखा था, मैं अर्जुन हूं, मैंने अपनी मां को मारा है क्योंकि उसने मेरी बीवी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। यह पढ़कर सभी सकते में आ गए। अर्जुन की मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक फर्जी कहानी थी। अर्जुन जिंदा था और वह हवेली के पीछे बने पुराने गेस्ट हाउस में सालों से रह रहा था, जहां उसने खुद को छुपा रखा था। कैसेट्स में राजश्री देवी और उनके सियासी रसूख की सच्चाई थी। कैसे उन्होंने अर्जुन की शादी एक गरीब लड़की रेखा से होने पर विरोध किया था और उसे घर की इज्जत के नाम पर हवेली की दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। अर्जुन अपनी पत्नी की मौत के बाद पागल हो गया था और 7 साल तक खुद को मारने की एक्टिंग कर गुप्त रूप से हवेली में रहा। धीरे धीरे उसने तहखाने को अपना ठिकाना बना लिया और मां को उसी जगह पर मारकर उसी कुर्सी से बांध दिया जहां उसकी पत्नी मरी थी। अर्जुन ने खुद ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी लाश हवेली के बगीचे में पुराने कुएं से मिली। पूरा शहर सन्न रह गया। ठाकुर परिवार का सम्मान मिट्टी में मिल चुका था। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, मगर अभय चौहान की आंखों में अब भी कई सवाल थे, क्योंकि तहखाने में एक तीसरी कुर्सी भी थी और उस पर खून के निशान ताजे थे। शायद ये अंत नहीं था, किसी और की कहानी अभी बाकी थी। हवेली के तहखाने में मिली तीसरी कुर्सी पर ताजा खून के निशानों ने इंस्पेक्टर अभय चौहान को रातों की नींद छीन ली थी। केस को ऊपर से भले ही क्लोज कर दिया गया हो, लेकिन अभय के लिए यह अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। उन्होंने उस तीसरी कुर्सी के डीएनए और ब्लड सैंपल की रिपोर्ट निजी लैब से मंगवाई। सरकारी प्रक्रिया से अलग रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। खून एक युवा लड़की का था जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच थी, लेकिन वह कौन थी और क्या वह जिंदा थी? ठाकुर हवेली में अब ताला लग चुका था, लेकिन अभय हर हफ्ते उस हवेली का चक्कर लगाता, बाहर बैठकर घंटों तहखाने की ओर देखता। एक रात
जब बारिश तेज हो रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी, अभय को हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की पर एक हल्की सी परछाई दिखी, एक औरत की, जो लाल जोड़े में खड़ी थी। अभय झिझका नहीं। वह अकेले ही दीवार फांद कर हवेली में घुसा। अंदर हर तरफ अंधेरा था। हाथ में टॉर्च लिए वो सीधा तहखाने की ओर गया। दरवाजा वहीं था, मगर अब खुला हुआ। अंदर जाने पर उसे वो तीसरी कुर्सी दिखी, लेकिन अब वो खाली नहीं थी। उस पर एक लड़की बैठी थी, जंजीरों से बंधी हुई, होश में नहीं। अभय ने तुरंत जंजीरें काटी और लड़की को बाहर निकाला। नाम पूछा तो होश में आते ही उसने कहा, रेवा, मेरा नाम रेवा है। अर्जुन ने मुझे यहां बंद किया था। लेकिन वो अकेला नहीं था, कोई और भी था, कोई और जो उसे कंट्रोल करता था। अभय चौंका। अर्जुन तो मर चुका था, तो फिर कौन था ये कोई और? अगले दिन रेवा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वह मानसिक रूप से डरी हुई थी। धीरे धीरे उसने जो बताया, उससे एक नई परत खुलने लगी। रेवा ने कहा, मैं रेखा की बहन हूं। रेखा, जिसे ठाकुर राजश्री ने दीवार में चुनवा दिया था। अर्जुन ने मुझसे माफी मांगी थी, लेकिन वो खुद डर में था। वो किसी बाबा के कहने पर यह सब कर रहा था। अभय ने पूछा, कौन बाबा? रेवा ने कांपते हुए जवाब दिया, बाबा कालीचरण, जो हवेली के पीछे वाले जंगल में कुटिया बनाकर रहता है। वो काला जादू करता है और ठाकुर परिवार की हर पीढ़ी उससे मदद लेती थी। अब कहानी और गहराती जा रही थी। अभय अपनी टीम के साथ जंगल पहुंचा। कुटिया सच में वहां थी, पर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ राख, हड्डियों के टुकड़े और दीवारों पर रक्त से बने तंत्र मंत्र के चिन्ह। एक लकड़ी की पेटी में अभय को एक वीडियो कैमरा मिला, जिसमें सिर्फ एक फाइल थी। नाम था बलिदान थी। वीडियो में वही बाबा कालीचरण दिखा। वह किसी अजीब भाषा में बोल रहा था। फिर कैमरा दूसरी ओर घूमता है, जहां 3 कुर्सियां और 3 लोग दिखते हैं, रेखा, अर्जुन और एक तीसरी लड़की, रेवा। रेवा की आंखों पर पट्टी बंधी थी। वह बेसुध थी। बाबा कालीचरण अर्जुन से कहता है, तीसरी आत्मा का बलिदान पूरा नहीं हुआ बेटा, तभी तो तू शांति से मर नहीं पाएगा। हवेली तब तक नहीं बचेगी जब तक तीसरा चक्र पूरा न हो जाए। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। अभय समझ चुका था, अर्जुन खुद किसी पिशाचनी आत्मा के वश में था और बाबा उसका रिमोट। अब रेवा ही वह तीसरी बलि थी जो पूरी नहीं हो पाई थी, और शायद इसी कारण अर्जुन की आत्मा भी हवेली में बंध गई थी। उसी रात अभय को एक अजीब सपना आया। उसने खुद को हवेली के तहखाने में पाया, जहां 3 कुर्सियां थीं और वह खुद चौथी कुर्सी पर बैठा था, और सामने खड़ी थी राजश्री देवी की आत्मा, जो कह रही थी, अभय, अब तेरा नंबर है। अगली सुबह अभय बुरी हालत में उठा। माथे पर तिलक बना हुआ था और उसकी हथेली पर खून से लिखा था, बलिदान 4। अब यह केस एक जुनून बन चुका था। अभय ने रेवा को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया और खुद पुराने पंडित शिवधर त्रिपाठी से मिलने गया, जो तंत्र मंत्र और आत्मा मोक्ष के विशेषज्ञ थे। त्रिपाठी जी ने कहा, ठाकुर परिवार पर पीढ़ियों से एक श्राप है। हर तीसरे पुत्र की आत्मा पिशाचनीय शकुनी देवी को समर्पित की जाती है। ये वही आत्मा है जो हवेली में राज करती है। बिना पूरे बलिदान के वह आत्मा हवेली नहीं छोड़ती। अभय ने पूछा, तो इसका अंत कैसे होगा? पंडित बोले, तीनों आत्माओं को शांति देनी होगी। बलिदान रोका नहीं जा सकता, पर मोक्ष दिया जा सकता है। इसके लिए हवेली में तंत्र यज्ञ करना होगा, और वो भी उसी तहखाने में। 14 दिसंबर की रात, वही दिन जब रेखा की बलि दी गई थी, तहखाने में यज्ञ शुरू हुआ। अभय, त्रिपाठी और पुलिस की सुरक्षा में पूरा यज्ञ संपन्न हो रहा था कि अचानक हवा तेज हो गई। मशालें बुझने लगीं और एक चीख सुनाई दी, बलिदान अधूरा है, चौथा चाहिए। तभी रेवा दौड़ती हुई तहखाने में आई। मुझे मोक्ष दो,
मुझे बंद करो इस हवेली के श्राप से। रेवा ने खुद को तीसरी कुर्सी से बांध लिया और बोली, मैं खुद को समर्पित करती हूं, पर और किसी को मरने मत देना। पंडित ने अंतिम मंत्र पढ़े और यज्ञ की अग्नि में वो डायरी, वीडियो कैमरा और कालीचरण की राख डाली। जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, हवेली दहल उठी। दीवारों से चीखें, तहखाने में भूकंप जैसा कंपन और फिर शांति। तीनों कुर्सियां अपने आप जल गईं। रेवा बेहोश हो गई मगर जिंदा बची। हवेली के बाहर पहली बार सूरज की किरणें सीधे तहखाने के द्वार पर पड़ी, जैसे सालों बाद किसी ने उस अंधेरे में उजाला भरा हो। महीनों बाद हवेली को म्यूजियम में बदल दिया गया, मगर तहखाने को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रेवा एक आश्रम में रहने लगी, जीवन को सेवा में लगा दिया। अभय का तबादला हो गया, लेकिन वह हर साल 14 दिसंबर को मैनपुरी लौटता और हवेली के बाहर एक दिया जलाता। अंधेरे का सच कभी ना दोहराया जाए, इसी दुआ के साथ।